कोर्ट का टॉपिक पढ़ाया था यहाँ, कंप्लीट हो गया ना। आज सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक पढ़ लेते हैं ताकि एक जैसे हैं याद भी रह जाएंगे। एक बार रिवीजन लेते हैं फिर बढ़ेंगे आगे। हाई कोर्ट टोटल कितने हैं? सबसे अंत में बना कौन सा हाई कोर्ट है? आंध्र प्रदेश। कहाँ स्थित है? पहले हैदराबाद में था लेकिन अब वो अमरावती में है। ये हैदराबाद वाला कब बना था? 1954। अब ये किसको मिल गया? तेलंगाना। इसने अपना 19 में कहाँ बनवा लिया? अमरावती, जो इसकी कैपिटल भी है। सबसे पुराने 3 हाई कोर्ट्स कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। इनमें से सबसे पुराना केरल का हाई कोर्ट कहाँ है? केरल का हाई कोर्ट एर्नाकुलम में। कलकत्ता में किस किस की बैठक होती है? कलकत्ता में पूरे बंगाल प्लस अंडमान एंड निकोबार। अच्छा, लक्षद्वीप की बैठक कहाँ होती है? पौंडीचेरी की बैठक कहाँ होती है? मद्रास। ये जो बम्बई हाई कोर्ट है, इसमें किस किस की बैठक है? पूरा महाराष्ट्र, दादर नागर हवेली, दमन दीव और गोवा की। चंडीगढ़ हाई कोर्ट कब अलग होके बना? तभी कहाँ का और हाई कोर्ट बना? दिल्ली, अपना पर्सनल हाई कोर्ट। हमने कुछ सन भी याद किए थे। 1916 बताओ, पटना बिहार। 1948 7 बहनें और उड़ीसा। उन 7 बहनों का कहाँ था? वहाँ। अब यहाँ पे 4 है, मेघ, त्रिमणि और इस गुवाहाटी को किसी की राजधानी नहीं कह सकते। ये असम का बड़ा शहर है। असम की राजधानी है दिसपुर, लेकिन हाई कोर्ट राजधानी में नहीं है। उड़ीसा का हाई कोर्ट बिना राजधानी का। राजस्थान का बिना राजधानी का। इसका गांधीनगर किसकी राजधानी है? इसका भी कैपिटल में नहीं है, अहमदाबाद में। हमने याद किए थे ना ये सारे। ठीक है, आज अगला टॉपिक पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट का। चलो, बहुत अच्छी बात है, सबको याद है तो अब ध्यान से थोड़ी देर सुन लो, फिर किताब से बहुत आसान दिखेगा। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट बहुत नया है। पहले आपके देश में एक एक्ट आया था बहुत पहले, उसको नाम दिया गया था रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके तहत सबसे बड़ा कोर्ट कहाँ बना दिया गया? कलकत्ता। अब जो शांति से सुनेगा ना, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बहुत आसान है, नहीं तो समझ नहीं आएगा। और कोर्ट से जुड़े क्वेश्चन आ सकते हैं किसी भी एग्जाम में, क्योंकि ये हर आम आदमी की लाइफ का एक पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले आपका कोर्ट बना था कलकत्ता में। हाई कोर्ट अगर कहें तो 1862, और रेगुलेटिंग एक्ट अगर कहें तो लेटर स्टेज में 1700 कब आया था? 73। उसके बाद इस पे काम हुआ, तो यहीं पे एक सुप्रीम कोर्ट बना दिया कलकत्ता में ही। उस टाइम सबसे बड़ी ताकत अगर प्रिंसली के टाइम की बात करें तो कलकत्ता था। इस हाई कोर्ट में ही एक तो हाई कोर्ट हो गया और इसके पास ही बना दिया उस टाइम का सुप्रीम कोर्ट। कहने का सुप्रीम था, इसको सुप्रीम नहीं कहते थे, इसको कहते थे फेडरल कोर्ट। बाद में बनेगा वो भी। यहाँ तो बस सुप्रीम कोर्ट बना के कि भाई यही सब कुछ देखेगा। लेटर स्टेज में जाके 1935 में आपके देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। अंग्रेजों की ही परमिशन से आया, तब आप अंग्रेजों के अधीन थे। इसके अकॉर्डिंग इस टाइम पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, इसके बेसिस पे आपके देश में 1937 में एक कोर्ट बना, फेडरल कोर्ट। संघात्मक शासन को ध्यान में रखते हुए कोर्ट बना दिया। इसमें गोयर करके पहला जो चीफ जस्टिस बना, 4 ही चीफ जस्टिस बने। 37 से लेके 1950 में कह दिया हम इसको सबसे बड़ा कोर्ट नहीं मानते, क्योंकि इसके खिलाफ तो फिर सुनवाई करवाते हो तुम प्रीवी काउंसिल में। ये अंग्रेज अपनी प्रीवी काउंसिल को सबसे बड़ी मानते थे, और ये प्रीवी काउंसिल कहाँ थी? लंदन में हमारे सारे केसेस की लास्ट सुनवाई। तो हमने कहा भाई हम क्यों विदेशियों के ऊपर डिपेंड रहे हैं, अब हम इंडिपेंडेंट हैं, हम रिपब्लिक बन गए, तो उस कोर्ट को हम अपने यहीं बनाएंगे। और उस दिन फिर हमने फेडरल कोर्ट को खत्म करके इसी सेम, सब कुछ सेम, वही जजेस, सब कुछ वही वकील, सब कुछ वही करके, और कह दिया आज के बाद ये क्या कहलाएगा? सुप्रीम कोर्ट।
जो इसका मुखिया था हीरालाल जे कानिया, वो इसका मुखिया बना दिया। वो चौथा मुखिया था फेडरल का। फेडरल इसका मतलब सिर्फ 4 चीफ जस्टिस देख पाया था, जिनमें पहला गुएर नाम का आदमी था और चौथा हीरालाल जे कानिया या हरीलाल जे कानिया, जो मिल जाए। वही आपके सुप्रीम कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गया। और 1950 से आज 2021 में तुम खड़े हो, ये लगा लो 28 जनवरी को ये अस्तित्व में आया। आज 71 साल प्लस टाइम बीत गया। अब तुम्हारे देश में सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा कहलाता है? सुप्रीम कोर्ट के नीचे हैं सारे कोर्ट, चाहे वो हाई कोर्ट हो, वो कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, लोक अदालत है, फास्ट ट्रैक अदालत, जितनी अदालत है, कोई भी ट्रिब्यूनल है, सब किसके नीचे माने जाते हैं? ट्रिब्यूनल सीएम को बुला के फटकार लगा सकता है, ट्रिब्यूनल इसके ऊपर कुछ नहीं उंगली उठा सकता, इससे ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। जहां न्यायपालिका आएगी तो सबसे बड़ी न्यायपालिका आपके देश में सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ के जजेस की इतना लेवल है कि उनसे सलाह मांगता है आपके देश का कौन? राष्ट्रपति। सलाह हमेशा अपने से ऊंचे आदमी की ली जाती है या बराबर के की, अपने से नीचे से कोई सलाह नहीं मांगता। इसका मतलब जिसको तुम कहते हो महामहिम, देश की सबसे बड़ी पोस्ट, उसको भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो किसके पास जाता है वो? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को कह दिया कि जब ये सलाह मांगे तो 2 मर्जी चलेंगी आपकी, मेरी मर्जी में सलाह दूं ना दूं, मेरी मर्जी नहीं चलेगी, मुझे सलाह देनी पड़ेगी। किन मामलों में मर्जी चलेगी? राष्ट्रपति पूछ रहा है कोई भी छोटी मोटी बात, भाई हम ऐसा कर ले ना करें तो आपकी मर्जी, आपका तो हमें सलाह नहीं देनी। लेकिन अगर राष्ट्रपति करता है कोई पुरानी संधि, मान लीजिए आपके और पाकिस्तान के बीच में हुई थी, कोई पुराना समझौता आपके और बांग्लादेश के बीच हुआ था और इसके ऊपर फिर से क्वेश्चन मार्क है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को सलाह देनी पड़ेगी, वो बाध्य हो जाएगा। पर ऐसे मामले तो क्या हुआ, कभी 100 साल में एक बार आएंगे। 99% तो उसकी मर्जी चलेगी, सलाह देनी है उसे कि नहीं देनी। हाँ, पुरानी संधि समझौतों पे अगर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगे तो कायदा कहता है इसको 5 जजेस की बेंच बनानी चाहिए, कोई भी 5 जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में है, और इनको कहना चाहिए भाई सही सही सलाह दो। यानी ये 5 जजेस अपनी सलाह करके और फिर अपना एक डिसीजन लेंगे, फिर वो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का जज किसको दे देगा? राष्ट्रपति की मर्जी, उस बात को माने चाहे ना माने। समझ में आ गया? ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस बहुत हाईली क्वालिफाइड बनते हैं और ज्यादातर ये देखा गया कि जो यहाँ आता है वो 1.5 साल तक ही चीफ जस्टिस रह पाता है, 65 का होने की उम्र में ही आता है। अभी आए थे ना अप्रैल में आपके NV रमन्ना, अगले साल हट जाएंगे, 2022 में इनका कार्यकाल पूरा, कितने साल के हो जाएंगे? 65। यहाँ पहुंचने की उम्र कम से कम आदमी 50 प्लस पकड़ लेता है। यहाँ कोई आज तक 25 साल का लड़का नहीं आया क्योंकि आ ही नहीं सकता। इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ही इतनी है कि जो एजुकेशनल है या जो एक्सपीरियंस वाली, कि आप उतना अचीव करते करते 50 पकड़ जाएंगे। इसलिए आज तक कोई जवान आदमी सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन सका। लॉयर बनना अलग बात होती है, एडवोकेट बनना। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की कंडीशंस बहुत टफ हैं। ये कहती हैं सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए आपने 3 में से एक बात की हो। सबसे पहली बात, आपने 5 साल तक हाई कोर्ट में एज जज काम किया हो, चाहे 1 में चाहे 2 में, कोई फर्क नहीं पड़ता। जज का मतलब होता है हाई कोर्ट का जज बनने के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तब आप जज बनते हैं। तो आपने 10 साल पहले से काम किया है, फिर आपने 5 साल हाई कोर्ट में काम किया, मतलब कितने साल हुए? 15 साल। और ये मान के चलो कि सीधे 15 में कोई नहीं आता। कोई इंसान 30-35 में तो सोचता है कि भैया मेरा प्रोफेशन बढ़िया, मेरी कैसे बातचीत हो, मैं कैसे कहाँ ऊपर तक पहुँचूँ। उसके बाद यहाँ का रास्ता खुलता है हाई कोर्ट का। तो हाई कोर्ट में आते आते ही आदमी की उम्र बन जाती है 35 की, फिर 10 साल 5 साल, वहाँ एक लंबा प्रोसेस है, हर कोई नहीं पहुँचता यहाँ तक। हाँ, कंडीशन इतनी है, इसके बाद आप एलिजिबल हैं। आज तक जितने जजेस गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, 95% जजेस वो गए हैं जो पहले कहाँ काम कर चुके हैं और किस कुर्सी पर? जज की कुर्सी पर। क्योंकि इसके भी लेख लिखे जाते हैं एग्जाम्पल की तरह। अगर मान लीजिए कोई कहे जी हम तो जज नहीं थे लेकिन हमने वकालत कर रखी है, अच्छी बात है, आपने 10 साल तक वकालत कर रखी हो। ये भी कहाँ कर रखी हो? हाई कोर्ट। क्योंकि वकील तो सेशन कोर्ट, छोटे मोटे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी होते हैं, इनकी नहीं। 10 साल तक आपने कहाँ काम किया है? हाँ। अब ये वकालत ना 2 तरीके के होते हैं, वकील भी। एक होते हैं सिर्फ भाई मैंने LLB कर ली। LLB तुम्हें पता है फ्री में भी हो जाती है। फ्री मतलब थोड़े पैसे दो, बिना पढ़े LLB पास हो जाते हैं। कई ऐसे राज्य हैं जो फ्री में डिग्रियां बांट रहे हैं, बहुत सारे। LLB तो कोई भी कर ले। इसमें क्या है, आपने लॉ की 4 किताबें पढ़ी और पढ़ी भी नहीं, जाके सीधे पेपर दिया और बन गए जी हम तो LLB हैं, हमने लॉ पढ़ लिया। इसका मतलब है लॉ पढ़ के आप क्या बन गए? लॉयर।
आप लॉयर बन गए क्योंकि आपने लॉ पढ़ लिया। इससे आपको वकील की तरह केस लड़ना नहीं आया। केस लड़ने के लिए आपको एक पेपर देना पड़ेगा और उस पेपर को देके आप बार के मेंबर बनेंगे। इनकी बार काउंसिल होती है ना, पता है ना सबको, बार काउंसिल होती है। इस बार का मेंबर बनने के लिए एक पेपर दिया जाता है, उसमें वही बेसिक बातें आएंगी जो आपने 3-4 साल के LLB में सीखी हैं, अगर पढ़ी होंगी तो। आप इस पेपर को पास कर लेते हैं, उस पेपर को पास करते ही आप बार के मेंबर बन जाते हैं। और जो बार का मेंबर है वो आदमी केस लड़ सकता है। सिर्फ LLB पढ़ के कोई केस नहीं लड़ सकता, उसको वहाँ एक चैम्बर मिल जाएगा, वो जाना माना धीरे धीरे अच्छा है तो ऊपर आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का सफर एक पेपर लेके जाएगा और जो बार काउंसिल का मेंबर बन गया उसको हम कहते हैं ये एडवोकेट बन गया। केस लड़ने का काम लॉयर का है या एडवोकेट का? लॉयर ने पेपर पास नहीं किया, पढ़ाई कर ली, लेकिन पेपर पास करके वो बार का मेंबर नहीं बना। जो बार का मेंबर है वो एडवोकेट है, वो केस लड़ सकता है। एक है दोनों, कोई डिफरेंस नहीं है। एक पेपर नहीं दिया तो आप लॉयर हैं और एक पेपर दे दिया तो आप बन गए एडवोकेट। एडवोकेट को केस ज़्यादा मिलेंगे, वो लड़ेगा, उसका एक्सपीरियंस होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ने का रास्ता तय करेगा। और जब उसको 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, अगर वो हाई कोर्ट में था तो फिर उसका रास्ता कहाँ का खुल गया? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन 10 साल वहाँ तक आने के लिए पहले 10 साल और काम करना पड़ता है। आप ये मानो 20 साल हो गए ये, क्योंकि हाई कोर्ट में आने के लिए भी कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए था? तो पहले 10 साल वहाँ काम किया किसी छोटे मोटे कोर्ट में, फिर 10 साल हाई कोर्ट में, और फिर आपका रास्ता कहाँ का खुला? तो अपने आप उम्र दराज, इसमें 20 साल का लड़का कैसे आ जाएगा? यही कारण है कि एज लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। अगर मान लीजिए कोई कहे जी मैंने तो ये भी नहीं किया, तो कोई बात नहीं। राष्ट्रपति की नज़र में अगर आप विधि के वेत्ता हैं, ज्ञाता हैं, तो आ जाइए। आज तक राष्ट्रपति ने एक भी आदमी को ये नहीं कहा कि भाई इसको सुप्रीम कोर्ट में रख लो क्योंकि मेरी नज़रों में ये बहुत ज्ञाता है, और गलत होगा। जिसका एक्सपीरियंस नहीं है वो कैसे विधि का ज्ञाता? और हो भी गया किताबी तो केस कैसे लड़ देगा या जजमेंट कैसे करेगा? आज तक आपके देश में 71 सालों में कोई यहाँ से एंटर नहीं हुआ। ये बैकडोर एंट्री हो सकती थी, लेकिन आज तक गया कोई नहीं। सबसे ज्यादा कैसे पहुंचे हैं? हाई कोर्ट में आपने जजमेंट कर रखी है, आप जजमेंट अच्छी करेंगे, आप ही सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। आज तक अजीब बात है, औरतों का नंबर बहुत कम आया। औरतों ने वो पढ़ाई ही नहीं की जिसके लिए कि वहाँ का रास्ता खुलता था। औरतों को वैसे भी लोग सोचते हैं कि ज़्यादा ना ये पढ़ाना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर ये इतने एग्जाम्पल्स और इतने नियम कानून ले आएंगे कि घर चलाने मुश्किल होंगे। बहुत लोगों की सोच है कि औरतों को लॉ नहीं पढ़ना चाहिए। और अजीब बात है, आज तक बहुत कम औरतें, सिर्फ 8-10 औरतें हैं जो सुप्रीम कोर्ट में गई हैं। नहीं तो औरतों के लिए लॉ बहुत पॉजिटिव मानते नहीं थे, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखें अगर टोटलिटी में तो इतने साल बीते, 71 सालों में सिर्फ 8-9 औरतें थी जो सुप्रीम कोर्ट में गई। और आज अगर तुम देखो 2021 में, तो उस लंबे चौड़े टेबल में उसमें लिखोगे ना लिस्ट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हो सकते हैं? 1+33 अभी है नहीं, वैकेंट पड़ी है सीट। 1+24 है इस टाइम, आज की डेट में 2021 में। ये हो सकता है इस महीने के एंड में 4 बढ़ जाएं या घट जाएं, कोई रिटायर हो जाए 65 का होके, या कोई 4 नए आ जाएं। ये आज का आंकड़ा है 1+24 का। इन 25 आदमियों में से सिर्फ एक फीमेल है, सिर्फ एक। आज 2021 के अगस्त के महीने में एक औरत है बस सुप्रीम कोर्ट में, बाकी सारे आदमी। ये ऐसी बात है ना जैसे CM भी एक ही है बस, ममता बनर्जी, बाकी सारे तो मेल हैं। ऐसे ही आज सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिलाएं हैं? एक सिंगल महिला। 2018 पहला साल था जब 3 औरतें एक साथ सुप्रीम कोर्ट में जज बन के बैठी थी। ना उससे पहले कभी ऐसा हुआ, ना उसके बाद अभी उम्मीद नहीं है, क्योंकि अभी लिस्ट में सिर्फ एक औरत है जो सुप्रीम कोर्ट में बैठी हुई है। यहाँ पहुँचने का क्राइटेरिया बहुत टफ है ना, इतना एक्सपीरियंस यहाँ तक पहुँचना आसान काम नहीं है। जो यहाँ पहुँच गया, जो एलिजिबल है, उसको राष्ट्रपति उसके नाम का वारंट जारी करता है। ये गिरफ्तारी वाला नहीं है। इस वारंट का मतलब है राष्ट्रपति भवन से एक लेटर जाएगा जिस पे राष्ट्रपति के स्टैंप लगी होगी और राष्ट्रपति का सिग्नेचर होगा, और इस पे लिखा होगा कि हम आपको भारत के उस हाई कोर्ट में इस पद पर नियुक्त करते हैं, आपका ये लेटर है। तो राष्ट्रपति कुछ पदों के लिए ही वारंट जारी करता है, जिनमें हाई कोर्ट के जजेस भी आते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी। आपके देश में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद ज़्यादातर लोग 60 के या 55-56 टाइप के पहुंचते हैं। इनका काम की एज बता दी रिटायरमेंट की, कितने साल में कर देना?
अब जो आपका इस साल बना है ना, अगले साल वो 65 का हो जाएगा, तो एक साल बाद फिर से आप देखेंगे नया सीजेआई भारत में आ गया, क्योंकि एज 65 पहुंचते पहुंचते 60 प्लस हो गए, कोई 63 का हो गया, कोई 64 का, तो हटेगा ही हटेगा। 65 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने का रास्ता था, एक व्यवस्था हुआ करती थी जिसे कहते थे कॉलेजियम, लंबे टाइम तक चली है कॉलेजियम व्यवस्था। ये क्या थी, कब स्टार्ट हुई कॉलेजियम? 1993 में। ये कहा कि भाई मर्जी से मत बनाओ। पहले क्या था, जो पीएम चाहता था ना वैसा हो जाता था। इंदिरा गांधी ने बहुत पहले से क्या किया कि जो एक्सपीरियंस है ना भाई उसको बना दो, रिस्पेक्ट के चलते। 1950 से जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस था और सबसे ज्यादा एज्ड था उसको भारत का सीजेआई की कुर्सी पे बैठाते थे। ये तरीका था। भाई हमारे घरों में ना बड़ा कौन, तो जो ताऊ जी हैं, कोई बड़े हैं, उनको भाई ये घर के बड़े हैं, चाहे आपके पिताजी कितने ही बड़े हो, लेकिन वो बड़े नहीं हो सकते जब तक कि ताऊ जी बैठे हैं। ऐसा सिस्टम है ना हमारे यहाँ। ऐसा ही था। सीजेआई वो बनेगा जिसका एक्सपीरियंस और एज दोनों ज्यादा हो। सीजेआई हट गया, नया कौन बनेगा? तो जो पीछे वालों में सबसे एक्सपीरियंस्ड है। लेकिन इस बात को इंदिरा गांधी ने 2 बार मिसयूज किया और उन्होंने 1970 एक मेरे ख्याल 1 और एक बार 3 के आसपास 70s में गड़बड़ हुई। तब देश की पीएम कौन थी? इंदिरा ने क्या किया, एक आदमी जो 7th नंबर पर था ना, उससे ऊपर 6 बड़े थे, उसको उठा के सीधे सीजीआई बना दिया। और फिर एक बार किया, तीसरे नंबर वाले को बना दिया फर्स्ट। तो ये गलत था। इस चक्कर में फिर जो सीजीआई के लिए एलिजिबल थे वो गुस्से में आए। उन्होंने कहा ये क्या तरीका है, तो भ्रष्टाचार है, अपनी मर्जी से बनाते हैं। तो उसके बाद फिर ये चिकचिकबाजी रोज का काम हो गया। सोचो 1970s के बाद 93 यानी 20 साल बाद डिसीजन लिया कि अब के बाद मर्जी से कुछ नहीं होगा। कौन सी व्यवस्था चलेगी? कॉलेजियम। कॉलेजियम व्यवस्था, कॉलेजियम एक वर्ड है और ये रशियन हिस्ट्री का वर्ड है। कॉलेजियम इसका मतलब होता है ग्रुप। कॉलेजियम का मतलब होता है ग्रुप, कोई समझदार लोगों का ग्रुप। तो कॉलेजियम व्यवस्था में क्या कहा 1993 में कि अगर हमारे देश से कोई भी सीजेआई हटता है तो इस सीजेआई के हटने से पहले, इस सीजीआई के जैसे मान लीजिए रिटायरमेंट है सितंबर की, तो सितंबर से पहले जुलाई अगस्त में 4 जो सबसे एक्सपीरियंस जजेस हैं इनके साथ ये सीजीआई बैठक करेगा, बातचीत करेगा। भाई देखो मेरा टाइम पीरियड तो अगले महीने पूरा हो रहा है, मैं हट जाऊंगा, किसको बनाना चाहिए? ये चारों डिसाइड करेंगे। भाई मैं इस सन में आया, ये इस सन में आया, इसमें हम में से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड कौन, ज्यादा एज्ड कौन, ये चारों किसी एक का नाम आगे बढ़ा देंगे। फिर सीजेआई उस नाम को किसको बता देगा? राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति उस आदमी को अगले सीजेआई के रूप में नियुक्त कर देगा। ये तरीका था। ये लंबे टाइम चला। कॉलेजियम 2014 तक ठीक ठाक चला। 93 से लगा लो 2003, 13, 20-21 साल बढ़िया काम चला। मोदी सरकार आई और मोदी सरकार ने कहा कॉलेजियम ठीक नहीं है, हम इसके लिए एनजैक लाएंगे, कॉलेजियम को खत्म करो, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। इसके लिए उन्होंने अमेंडमेंट किया, सब कर दिया। लेकिन फिर 4th जजेस केस में सारे जजेस आ गए। उन्होंने कहा केस लड़ेंगे अगर आपने ये गलत चीज अपनाई तो। और इसी करके आप सब जानते हैं 99th अमेंडमेंट फेल कर दिया गया। कौन सा कमीशन? इलीगल बता दिया, एनजैक। और फिर सरकार की हिम्मत नहीं थी कि वो ये बोल पाए कि नहीं ये चलेगा, जैसे कृषि बिल को बोल दिया। अब ये कॉलेजियम जैसा ही सिस्टम प्रेजेंट में फॉलो करते हैं, जिसको कहते हैं MOP। इसको भी पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले बहुत कुछ पुराना पढ़ेंगे, फिर MOP पर आएंगे। चलो बुक उठाओ। सुप्रीम कोर्ट देखो कहाँ दिया है, जहाँ 39 पर देखो, 42 और इस पे तो सारा ये पुराना है। 139 पे आ जाओ। सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। पहला पॉइंट देखो, भारत की शासन प्रणाली संघीय है। संघीय का मतलब 2 जगह बंटवारा है ताकत का। कहाँ कहाँ? केंद्र और राज्य। क्या न्यायपालिका में बराबर का बंटवारा है? नहीं। नंबर 1 पे कौन है? सुप्रीम कोर्ट। देखो न्यायपालिका ना ऐसी है, इसको ध्यान से देखना। नीचे छोटे छोटे कोर्ट आते हैं, सबसे ऊपर कौन आता है? सुप्रीम कोर्ट। फिर क्या है? फिर आते हैं अधीनस्थ कोर्ट। अगर कहें नंबर 1 पे कौन है तो क्या कहोगे? लेकिन आपके देश में ऐसा नहीं किया। आपके देश ने कहा केंद्र को भी हमने पावर दे दी, हमने राज्य को भी दे दी, और दोनों की साझे की भी दे दी। अब कोई तुमसे पूछे कि बताओ देश में केंद्र सूची के विषय पर कौन काम करेगा, तुम कहोगे केंद्र सरकार। कोई कहे पंचायती राज केंद्र का टॉपिक है या राज्य का, है ना? लेकिन यहाँ के सारे मामले कौन देख सकता है?
इसलिए कहते हैं ये इसमें संघात्मक नहीं है शासन, किंतु न्यायपालिका एकीकृत है। टिक कर लो, शासन आपका संघात्मक है, संघात्मक मतलब पावर का बंटवारा, लेकिन न्यायपालिका आपकी यूनिफाइड है, एक ही नंबर 1 है, अर्थात पूरे देश के लिए एक ही सुप्रीम कोर्ट है, एक ही सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट करना, भारतीय न्यायपालिका का संगठन शंकु की आकृति का है, शिखर पर सुप्रीम कोर्ट, नीचे हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के नीचे अधीनस्थ न्यायालय, जिसको जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहते हैं। तुम सबको पता है 2 तरह के मामले होते हैं, किसी भी इंसान की लड़ाई 2 कारणों से होती है, या तो दीवानी मामले हैं या इनको बोलते हैं सिविल सारे मामले, और दूसरे होते हैं फौजदारी, जिनको आप कहते हैं ये सारे क्या कहलाते हैं, कौन से इसमें जाते हैं, ये क्राइम वाले, जो सेशन जज देखेगा। किससे जुड़े हैं ये, क्राइम। इनको कौन सा जज देखेगा, सेशन। इनको कौन देख लेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट कह लो, मजिस्ट्रेट या सिविल जज, ये देखेंगे इनको। इसमें आते हैं शादी ब्याह, तलाक, बच्चा गोद लेना, वसीयत लिखवाना, किसी का हिस्सा हड़प लिया, ये सब कौन से मामले हैं, और मर्डर करना, कोई इस तरह के क्राइम करना, ये गलत। चलो फटाफट से चेक करेंगे। उसके नीचे हाई कोर्ट, नीचे अधीनस्थ जिला न्यायालय का प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश, इसको अंडरलाइन करना, डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज। डिस्ट्रिक्ट जज कौन से मामले देखता है, विवाह, शादी ब्याह और ये बच्चे गोद लेना, और मतलब बेसिक जो किसी के घर में लड़ाई का कारण है। और सेशन क्या देखता है, क्राइम। बस ये वर्ड याद रखना, डिस्ट्रिक्ट में सारे मामले आ गए आम परिवार के, सेशन वाले क्राइम देखते हैं। वो जिले का सर्वोच्च अधिकारी होता है न्याय का। वैसे जिले का सर्वोच्च अधिकारी 3 हो गए, अब तुम्हें 3 पता चल गए, एसपी, डीसी और एक ये जज, क्योंकि 3 ही चीज है ना, या तो पुलिस या प्रशासन या न्यायपालिका, तो न्यायपालिका में ये जजेस हैं। आगे टिक कर लो, जिला न्यायाधीश जब आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है तो उसे सेशन जज कहते हैं। तो 2 तरह के जजेस, एक डिस्ट्रिक्ट और एक सेशन। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की एकीकृत प्रणाली, इसको टिक कर लो, न्यायपालिका की एकीकृत प्रणाली अधिनियम 1935 से ली गई है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन, ये सब अमेरिका से, अंडरलाइन कर लेना। न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट अमेरिका का है, लेकिन 35 में आपके यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट बना था 37 में। अगला पॉइंट टिक करो, भारत के सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया। आप गणतंत्र कब बने थे, 26 जनवरी 1950। तब तक आपके देश में प्रीवी काउंसिल की इंपॉर्टेंस थी, जो कहाँ पर थी, लंदन। फिर 2 दिन बाद आपने कहा हम नहीं मानते प्रीवी को, हमारे यहाँ सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, ये अंडरलाइन कर लो। भारत सरकार अधिनियम 35 के तहत लागू संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी था। संघीय न्यायालय मतलब फेडरल कोर्ट, तो फेडरल कोर्ट का अगला रूप क्या था, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट टिक करो, संविधान का भाग 5 क्या है बताना, सारे देश की जानकारी किस भाग में है, 5। कहाँ से स्टार्ट है, 52 से 151। क्या लिखा है इसमें, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, फिर विधेयक, अलग अलग तरह के, धन विधेयक, साधारण विधेयक, संयुक्त बैठक, ये सारी बातें हैं। कहाँ से कहाँ तक लेके, 52 से। क्या इसमें महान्यायवादी कैग वगैरह भी आते हैं, सब आ जाते हैं 148 में, 123 में सलाहकारी, सब कुछ आ गया इसमें। ये टिक कर लो, भाग 5 यहाँ लिख लो, भाग 5 के ऊपर 52 से 151। और फिर ये न्यायपालिका बीच में दे रहे हैं 124 से 147 तक न्यायपालिका। सुप्रीम कोर्ट का गठन, स्वतंत्रता, न्याय, शक्तियां, प्रक्रिया। क्या हाई कोर्ट भी यहीं आएगा, हाई कोर्ट आएगा भाग 6 में, जो राज्यों का संविधान है उसमें, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाओ, टेबल दिया है संघ की न्यायपालिका। पहला टिक करना 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन, बाकी इतने तुम्हें याद नहीं करने पड़ेंगे। अगले पेज पे आ जाओ, 143 टिक कर लो, 143 सलाह वाला, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अब इसमें आगे देखो, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन। शुरू में क्या 33 ही आदमी थे क्या इसमें, पहले थे 1 + 7, कितने हो गए, 8। आज है 1 + 33, लेकिन जरूरी नहीं कि 34 पूरे हो। ये ऐसे ही है जैसे स्थानीय स्वशासन में नहीं था, कितने टॉपिक मिल सकते हैं, 29, लेकिन कोई राज्य 15 देता है, कोई 20, कोई 25, इससे ज्यादा नहीं मिलने। ऐसे ही कितने से ज्यादा जजेस नहीं होंगे, 34। अभी प्रेजेंट में मैंने कितना बताया, जो आज की डेट है ना, 25 दिखा रहे हैं, जिनमें कितनी महिलाएं हैं, सिर्फ 1। ये टिक कर लो सेकंड पॉइंट में।
मूल संविधान में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या 8 थी, यानी 1+7। इसके बाद अब ये पुराने पॉइंट हो गए, यहाँ लिख लो प्रेजेंट में 1+33। सेकंड एक पॉइंट छोड़ के अगला देखो, हाँ ये टिक करना। 33 करने का प्रस्ताव लिखा है बीच में, 33, अब हो गए 33, बनाए नहीं है 33 अभी तक, लेकिन प्रावधान है, कर सकते हैं। अगला पॉइंट टिक करो, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, मर्जी से या सलाह से? सलाह से। अगला पॉइंट भी टिक करना, 124 व्यवस्था है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त इस न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अवश्य लेगा। अगर कहीं भी किसी को जज बनाना है, उसके नाम का लेटर देगा राष्ट्रपति, हमें पता है ना ये बात। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं, यानी 1+33, और टोटल कितने हाई कोर्ट्स हैं? 25, जिनमें 1+? इन सब का लेटर किसके हाथ से आता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जब सुप्रीम कोर्ट के नीचे या सीजेआई के अंडर काम, ये सब लोग किसके अंडर हैं? तो जब इनमें से किसी को लेटर देगा तो क्या सीजीआई की नॉलेज में होगा? बिल्कुल, वो कहीं भी जाए सीजीआई को पता होगा। वही पॉइंट है, देखो ये, इसको टिक कर लो, मुख्य न्यायाधीश इससे परामर्श जरूर लेगा। अगला पॉइंट टिक करना, राष्ट्रपति द्वारा ये नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट से प्राप्त परामर्श के आधार पर की जाएंगी। और नेक्स्ट भी टिक कर लो, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस प्रसंग में राष्ट्रपति को परामर्श देने से पहले 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से परामर्श प्राप्त करेंगे और न्यायाधीशों से प्राप्त परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देंगे। यानी सीजेआई से पूछना जरूरी है। सीजेआई इतना पागल भी नहीं है कि सारे डिसीजन खुद ले, वो इनमें से 4 का बेंच बनाएगा और पूछेगा भाई किसको कहते हो, किसको बनवा दें, सजेशन से वो उस तक पहुंचा देगा। नियुक्ति पे आ जाओ, पहला पॉइंट पढ़ लो, भारत का नागरिक हो, ये तो कॉमन है। अगला पॉइंट काम का है, एक या अधिक हाई कोर्ट्स का लगातार कम से कम कितने साल तक न्यायाधीश रहा हो? 5 साल जज रहा हो। किसी हाई कोर्ट या न्यायालयों में 10 साल तक एडवोकेट रहा हो। एडवोकेट और लॉयर में छोटा सा फर्क क्या है? कुछ ना के बराबर। ये बार के मेंबर होते हैं, बार के मेंबर नहीं होते। तुमसे मुझे नहीं लगता है पूछेंगे, क्योंकि तुम्हारा इनसे कोई लेना देना है नहीं। पर हरियाणा थोड़ा दिमाग फिरा हुआ है, पेपरों में कुछ भी डाल देते हैं, इसलिए बता दिया। क्योंकि जब गाय भैंस के क्वेश्चन आ सकते हैं तो ये भी पूछ लें, ऐसा इनका दिमाग है। नेक्स्ट टिक करना, राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। कितने गए हैं आज तक ज्ञाता? यहाँ लिख लो, आज तक कोई नहीं गया। ये पॉइंट बस लिखा ही हुआ है, कभी गया नहीं कोई भी। सबसे ज्यादा कहाँ से एंट्री होती है? 5 साल की जजमेंट कर रखी है हाई कोर्ट में, तो आपके चांसेस 99% हैं अगर आपका नंबर आ गया। चलो आगे देखना अगले पेज पर। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में वर्षों से परंपरा बन गई है कि, इसको टिक करना, सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को इस पद पर नियुक्त किया जाएगा। तो जो सबसे एक्सपीरियंस था, आज भी तुम्हें याद है जब नई लोकसभा आती है सबसे एक्सपीरियंस को क्या बना देते हैं? चाहे वो किसी पार्टी का हो, क्या बना देते हैं? प्रोटेम। प्रोटेम अध्यक्ष या स्पीकर, हिंदी इंग्लिश में सेम है, पता है ना? ये कौन होता है? किसी पार्टी विशेष का या कोई भी हो, बस इसकी क्या ज्यादा हो? एज। ऐसे ही अब तक क्या था सुप्रीम कोर्ट में, जिसका एक्सपीरियंस एज ज्यादा है वही सीजीआई बनेगा। लेकिन देखो अगला पॉइंट, इस परंपरा को 2 बार तोड़ा भी गया। इसको अंडरलाइन कर लो। 1973, तब आपकी पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी। तभी तो कहते हैं इंदिरा अपना संविधान लिख के बैठी थी। 1973 में 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर न्यायमूर्ति एएन रे को भारत का सीजेआई बना दिया गया। फिर 1975 में, यानी इंदिरा ही सीएम है, एचआर खन्ना को पीछे छोड़ते हुए एमएच बेग की नियुक्ति की गई। ये पूछेंगे नहीं कि कौन बने थे, लेकिन ये ध्यान रखना कि आपके देश में कोलेजियम व्यवस्था से पहले गड़बड़ की गई थी। किस पीएम के दौर में? इंदिरा गांधी। और इंदिरा ने कौन बनाए होंगे सीजीआई, जो कहीं ना कहीं उसके फेवर की बात करते होंगे। और फिर देश में क्या लगी थी? इमरजेंसी। वही दौर था ये। नेक्स्ट पढ़ लो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, टिक करो ये, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है, क्योंकि ये सब इसके परिवार के छोटे मेंबर हैं। सबसे बड़ा आदमी कौन है? सीजेआई। सीजेआई किसको बनाएंगे? जो एज में ज्यादा है। अभी भी चाहे एमओपी है, 99.9% चांस एज के अकॉर्डिंग बनने के, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। इसके बाद इसमें बस पढ़ लो अगला पॉइंट,
1982 से 98 के बीच ये मामला ये विचार बार बार सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। शुरू में न्यायालय का विचार था कि सीजेआई की भूमिका पूरी तरह से सलाहकार की है। बाद में न्यायालय ने माना कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह राष्ट्रपति को जरूर माननी चाहिए, लेकिन दोनों की मर्जी कर रखी है। अगले पॉइंट में दूसरी लाइन टिक कर लो। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा और इसी में से राष्ट्रपति नियुक्तियां करेगा। यानी किसकी मर्जी से बनेंगे ये? सीजेआई और 4 बड़े जजेस। कॉलेजियम पे आ जाओ। कॉलेजियम कब से आ रही थी? 1993 में। किसका राज था? कौन पीएम था? पीवी नरसिम्हा राव। तब कॉलेजियम आया था। इसमें पढ़ो जरा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की 20 साल पुरानी कॉलेजियम व्यवस्था, इसको टिक करो, 20 साल पुरानी कॉलेजियम प्रणाली को बदलकर उसके स्थान पर न्यायिक नियुक्ति आयोग गठित करने के लिए लाए गए न्यायिक सुधार। ये पुरानी बात हो गई। देश में 5 शीर्ष जज शामिल होते हैं। अगला पॉइंट टिक कर लो। इसी को तो काटा है 99वें संविधान संशोधन को। उल्लेखनीय है, सन 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने उच्च अदालतों में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को शुरू किया। कॉलेजियम कब से स्टार्ट हुई? कब खत्म करने की पूरी कोशिश की गई? 2015। लेकिन उन्होंने केस कर दिया। कौन से अमेंडमेंट पर? 99 पर। अगला पॉइंट, सेकेंड लाइन टिक कर लो। सामूहिकता का सिद्धांत स्थापित किया गया। नियुक्तियों के संबंध में समूह का ज्यादा प्रभाव है। 5 जजेस से पूछते हैं, एक सीजेआई, और सीजेआई कितनों को उठाता है? 4। हम पांचों जिसका नाम देंगे आप उसका नाम आगे बढ़ाएंगे। तो इसका सामूहिकता का सिद्धांत है। किसने अपने पावर के दौरान मिसयूज किया था इसका? इंदिरा। पुराने पीछे वाले जजेस को उठा के क्या बना दिया? सीजेआई। अगला टिक कर लो। 99वां संविधान संशोधन 2014। तुम्हें सबको अच्छी तरह पता है। तीसरी लाइन पीछे टिक कर लो बस। कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजैक का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने, नेक्स्ट लाइन टिक करना, 2 दशक पुराने कॉलेजियम प्रणाली के स्थान लेने वाले राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को अक्टूबर 2015 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। परिणाम स्वरूप पुरानी कॉलेजियम प्रणाली पुनः कार्यरत हो गई। अब कॉलेजियम का थोड़ा नाम बदल के कर दिया MOP, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। आगे पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। अब एक सेकंड के लिए मानो सुप्रीम कोर्ट का जज गड़बड़ कर दे तो क्या इसको हटा सकते हैं? 2 कारण हैं बस इसके गड़बड़ के। पहला, वही सेम जो तुम्हें बताया था, एक कदाचार और एक असमर्थता। असमर्थता किस फॉर्म में? 2 तरीके से। कैसे कैसे? मानसिक और शारीरिक। क्योंकि अगर आप शरीर से स्वस्थ नहीं हैं और आप मन से स्वस्थ नहीं हैं तो आप जजमेंट कैसे कर पाएंगे? आप कहीं क्लर्क हैं, आप काम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई रेलवे में कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन इनको मेन काम करनी होती है जस्टिस देना। और जस्टिस तब दे सकते हैं, कई बार तो आपसे जुड़े लोग भी तो सामने आ सकते हैं। असली जस्टिस ये होता है कि मेरे ऊपर प्रभाव ही ना पड़े, चाहे सामने खड़ा हुआ अपराधी इसका अपना बेटा हो, इसके ऊपर प्रभाव ना पड़े। तो जिससे जस्टिस की उम्मीद की जाती है उसका मेंटली फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। अगर किसी के साथ ये 2 चीज होती हैं तो उसके ऊपर संविधान में लिखा है वही प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? हाँ, महाभियोग जैसी प्रक्रिया। बस क्या अंतर है? लगाते टाइम। अगर लोकसभा लगा रही है तो कितनों के साइन, और राज्यसभा लगा रही है तो 50। राष्ट्रपति होता तो कह देते 1/4 या 1/4, यानी ये बड़ा डिजिट निकलता। बाकी सब कुछ सेम है। 14 दिन पहले एक जो भेजेगा वहां पे अगर 2/3 पास कर दें तो ये क्या करता है? जांच। और अगर जांच में गलत पाए और 2/3 कह दें हाँ गलत है तो फिर ये क्या लग गया? महाभियोग। लेकिन इसको महाभियोग नहीं कहना, ये लिखित में नहीं है। हाँ, बस जैसी प्रक्रिया है। फटाफट से टिक करेंगे। कॉलेजियम में लास्ट पॉइंट देखा इसका, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि, अंडरलाइन कर लो, कदाचार, मैल प्रैक्टिस और असमर्थता साबित ना हो। क्या इसको संविधान के उल्लंघन करने के आरोप में हटा सकते हैं? नहीं। ये क्या संविधान का पालन करेगा? क्या करेगा ये? संविधान का पालन करने का काम किसका है? ये संविधान की व्याख्या करता है। ये क्या पालन करेगा? पालन ना करने वाला कौन हो सकता है? राष्ट्रपति।
जैसे हर एक के ना कारण है, राष्ट्रपति को कदाचार के लिए नहीं हटा सकते, ना ये कहेंगे शारीरिक रूप से अक्षम है या सक्षम नहीं है, उसको हटाने का कारण है संवैधानिक हिसाब से नहीं चल रहा। क्या लिखा है संविधान में? सारी बात मानेगा मंत्रिपरिषद। मान लो कहे क्यों, मैं क्यों मानूं, मेरी मर्जी, मैं नहीं मानता, मैं नहीं करता साइन, तो कहेंगे ये क्या गड़बड़ कर रहा है, संवैधानिकता के हिसाब से काम नहीं कर रहा। इसके ऊपर संविधान का कोई ब्लेम नहीं है, ये बस दो कारणों से हटेगा, या तो ये शारीरिक रूप से मानसिक रूप से अक्षम हो गया, या फिर इसका कदाचार व्यवहार ठीक नहीं है, सिर्फ दो कारण। अगले पेज पे आ जाओ। इम्पीचमेंट जैसा प्रोसेस है, एग्जैक्टली इम्पीचमेंट मत कहना, वैसा प्रोसेस है ये, फटाफट से पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश साबित कदाचार और असमर्थता, लिख लो केवल दो कारण इसके ऊपर, बाकी कोई कारण नहीं है कि आप इसको हटा दो। संविधान के अकॉर्डिंग नहीं हटा सकते आप, राष्ट्रपति को हटा सकते हो, उपराष्ट्रपति को, इसको नहीं हटा सकते। साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा, अंडरलाइन रखना, अपनी कुल संख्या के बहुमत और उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। तो कितने लोगों का प्रेजेंट होना जरूरी है? ये कह रहे हैं कि जब लगेगा ना भाई भेजना है हमें, इस कागज तैयार करना है, इस आदमी से हम खुश नहीं है, ये फिजिकली अनफिट है मेंटली, तो हम कितने साइन करवाएंगे लोकसभा के? अगर लोकसभा में नहीं लाना तो हम कहाँ जाएंगे? राज्यसभा। कितने साइन कराएंगे? और फिर 14 दिन बाद वो उसी सभा में आएगा, भाई देखो मैं फिजिकली फिट हूँ, ये गलत था, अपनी बात रखेगा। इसमें से अगर 2/3 जितने लोग प्रेजेंट हैं, अब देखो दो चीजें हैं, लोकसभा के टोटल मेंबर हैं 543, लेकिन सारे रोज थोड़ी आते हैं। अपनी क्लास को देखो, जितने तुम 8:30 के बैच में आते हो, उसके मुकाबले तुम 10 बजे के बैच में ज्यादा जनसंख्या बन जाती है ना फर्क, और इस टाइम तक आते आते फिर जनसंख्या घट गई। इसका मतलब जितने टोटल हैं स्टूडेंट एडवांस में, ओल्ड में, उतने हमेशा प्रेजेंट नहीं होते। हमेशा किसी के घर पे काम, किसी के भाई कहीं परिवार में काम आ गया, किसी के घर में कोई खुशी है, कोई गम है, तो रोज कभी ना कभी टोटल में से आप मान के चलो, बड़ी बात नहीं, आप में से 40-50 बच्चे रोज नहीं आ पाते, कभी कोई 40-50, कभी कोई, सारे तो मेरे ख्याल आज तक कभी आए नहीं। अब ऐसे ही ये MP भी हैं, ये रोज नहीं जा सकते, तो कहते हैं जितने प्रेजेंट होंगे उसके कितने साइन कर दें। अब टोटल जितना है प्रेजेंट, तो भैया मान लो इनके 300 आदमी आए, तो उसमें से 200 ने कर दिए, तो कहते हैं कि जितना टोटल है ना उसके 50% से ज्यादा होने चाहिए, तो 50% प्लस 1। अब इनका टोटल कितना? 543 का, इसके 50% से ऊपर तो 273 मान लें हम, इसी पे तो बनती है सरकार। अब अगर इतने हैं तो कहेंगे ये बात नहीं बनी, क्योंकि प्रेजेंट होने वाले और जितने असली हैं उनके बीच का अंतर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। जितने असली मेंबर हैं उसके 50% से ज्यादा के साइन हो, और जितने वहां प्रेजेंट हैं उसमें से कितने के साइन हो? 2/3। प्रेजेंट होने वाले और असली मेंबर हमेशा अलग होते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? अपने ऊपर रख के देख लो, फिर ये समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। देखो अब क्या कह रहे हैं, अब ये पॉइंट दोबारा पढ़ के देखो, पहले वाला। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश साबित कदाचार, असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा, ध्यान से पढ़ो, अपनी कुल संख्या का बहुमत, कुल संख्या कितनी? 543 और 245, उन दोनों का बहुमत, और उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत। उपस्थित क्या सब हो सकते हैं क्या? नहीं, तो जितने हैं उतने में से कितने मांगे? 2/3, और वो 2/3 कितने कम से कम होने चाहिए? 50% प्लस 1, वरना बात नहीं बनेगी। प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। अगला पॉइंट टिक कर लो। पहला महाभियोग का मामला सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे वी रामास्वामी, इनके खिलाफ है। तो पहला सुप्रीम कोर्ट के जज, क्या नाम उसका? वी रामास्वामी, 90s के स्टार्टिंग में आ गया था। इसके बाद 2 पॉइंट छोड़ दो, पुरानी बातें हो गई। अगला पॉइंट करना, न्यायमूर्ति हीरालाल जे कानिया, सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश। इससे पहले कौन से कोर्ट में थे ये? फेडरल कोर्ट के अंतिम जज थे ये, चौथे कह लो, अंतिम लिख लो यहाँ, फेडरल कोर्ट के अंतिम मुख्य न्यायाधीश। 4 ही बने थे, उसमें 37 से और 50 तक चौथे थे ये, फेडरल कोर्ट के अंतिम चीफ जस्टिस। फेडरल कब खत्म माना गया? जिस दिन ये बना। ये कब बना? 28 जनवरी 1950, तो बस उसी दिन फेडरल खत्म हो गया। नेक्स्ट टिक करना, न्यायमूर्ति मीरा साहिब फातिमा बीवी, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश। कब बनी थी ये? 1989 में, लिख लो, उससे पहले कोई औरत गई नहीं कभी सुप्रीम कोर्ट। 1989, आज तक भी कितनी औरतों का नंबर आया? मुश्किल से 8-9 औरतें हैं।
क्योंकि 8 थी 2018 तक एग्जैक्टली। अब मैं आज जाके दोबारा चेक कर लूंगी कितनी बढ़ गई, पर 1-2 बढ़ी है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ी। इंदु मल्होत्रा पीछे न्यूज में रही थी पिछले से पिछले साल, वो डायरेक्ट बनी थी हाई कोर्ट से और सीधी जज बन गई, तो न्यूज में रही थी ये बात कि इनकी अप्रोच है, ये है, वो जो भी रहा होगा वो न्यूज में रहा था। लेकिन नेक्स्ट चेक करना, लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए 100 सांसदों की और राज्यसभा में लाने के लिए 50 सांसदों की मंजूरी। फिर कितने पारित करें? प्रेजेंट का 2/3। कितने से ज्यादा होने चाहिए? टोटल के आधे से ज्यादा, तब बात बनेगी। नेक्स्ट चेक कर लो, महाभियोग का दूसरा प्रस्ताव फरवरी 2009 में, पहला 1991-93, फिर 2009 में कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश सौमित्र सेन के विरुद्ध तीसरा ऐसा प्रस्ताव पीडी दिनाकरण के विरुद्ध राज्यसभा में लाया गया। प्रस्ताव लाना लोकसभा में आसान है या राज्यसभा? कितने साइन चाहिए? 50, लोकसभा में 100, तो कहाँ आसान है? राज्यसभा में। किंतु महाभियोग प्रक्रिया पूर्ण होने से पहले ही इन न्यायाधीशों ने अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया। एक बहुत बड़ी कमी क्या है? त्यागपत्र के बाद इनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती। त्यागपत्र दे दिया, बस छुट्टी, उसके बाद इनका केस नहीं खुलता कि इन्होंने गलत तो नहीं किया था। नेक्स्ट देखो, सेवानिवृत्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश किसी भी कोर्ट में वकालत नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट ही नहीं है, तो उसके नीचे काम करना देश के लिए बेइज्जती है। इसलिए हाई कोर्ट से रिटायर हो गया कोई, तो भाई हाई कोर्ट से कोई जज रिटायर हुआ, अब इसको लग रहा नहीं डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाएगा, अब ये अपने से या तो बराबरी के में जाएगा। मान लो ये 62 का हो गया, रिटायर हो गया, तो अब ये तो है कि सरकारी जज तो नहीं बन सकता ये, क्योंकि सरकार तो 62 के बाद रखेगी नहीं। लेकिन ये प्राइवेट सोचे कि मेरा इतना रिच एक्सपीरियंस है, मैं फिट एंड फाइन हूँ, मैं वकालत करूंगा, मैं नामी गिरामी हूँ ही मैं, तो उस कंडीशन में ये सुप्रीम कोर्ट में जाके और वकालत कर सकता है। प्राइवेट अपना कोई भी काम धंधा करो, को मना नहीं कर सकता। लेकिन आप अगर हाई कोर्ट से जज रिटायर हुए हैं और आप जाके किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में खड़े होते हैं, तो ये देश की बेइज्जती है, क्योंकि ऊंचे से नीचे पे आना बेइज्जती है। आप हाई कोर्ट से कहाँ जा सकते हैं? या ये भी कह दिया जिस हाई कोर्ट से रिटायर हो ना, उसके अलावा जो अन्य हाई कोर्ट है आप यहाँ भी काम कर लो। कोई दिल्ली हाई कोर्ट से रिटायर हुआ और वो मान लो पंजाब का है, वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में बेशक प्राइवेट अपना काम करे, मना ही नहीं है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में काम नहीं करेगा। ये देश के लिए बेइज्जती होती है उसी हाई कोर्ट में काम करना, क्योंकि वहां फिर आपसे ऊंचे माने जाते हैं ना जो सरकारी उसमें बैठे हैं। तो इसलिए कहा गया कि आप प्राइवेट कहीं भी चले जाओ, बराबरी के हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की बराबरी पे कोई है ही नहीं, सब इससे नीचे, तो कह दिया सुप्रीम कोर्ट वाले कहीं नहीं जाएंगे। फिर क्या करें? तो इनको बहुत सारे आयोग बनते रहते हैं, इनका क्या बना देते हैं? अध्यक्ष। हम दूर ना जाएं, जो हमारा ये इंडिया के स्टेट्स बने, इसके लिए फजल अली आयोग बना था। कौन था फजल अली? रिटायर्ड जस्टिस था। जितने आपने मानवाधिकार आयोग सुना है ना, उसके हेड हमेशा ये बनते हैं। तो इनका जो रास्ता है वो आयोग की तरफ। आपके देश में इतने आयोग बनते हैं, कभी महिला आयोग के नाम पे, मानवाधिकार, दुनिया भर के आयोग, किसी ना किसी का सेक्रेटरी हेड बना देते हैं इनको। चलो जल्दी से टिक कर लो ये महाभियोग वाला। तो सेवानिवृत्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश किसी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। तो कहाँ कर सकता है वकालत? सुप्रीम कोर्ट का कहीं नहीं कर सकता। फिर क्या बनेगा ये? किसी आयोग का अध्यक्ष। लिख लो यहाँ, किसी आयोग का अध्यक्ष बना देते हैं। और जरूरी नहीं सबको बनाए, क्योंकि इतने आयोग थोड़ी बन सकते हैं, फिर भी ये जो अच्छी जिनकी पैठ होती है ना सरकार में, वो बन ही जाते हैं। किसी आयोग का अध्यक्ष। किसी में सबसे इंपॉर्टेंट आयोग तुम्हें कौन सा पता है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसका अध्यक्ष आज तक जितनी बार बना वो सुप्रीम कोर्ट का कोई ना कोई जज बना है, कोर्ट का कोई ना कोई जज बना है। NHRC कोशिश करते हैं रिटायर्ड चीफ जस्टिस को बनाएं, लेकिन इक्की दुक्की बार ऐसे लोगों का भी नाम आया जो नहीं थे CJI। चलो आगे फटाफट से पढ़ेंगे। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तदर्थ का मतलब पता है? एडहॉक। दो तरह के जज होते हैं, एक एडिशनल और एक एडहॉक। एडहॉक वाले कहाँ जाते हैं और एडिशनल कहाँ जाते हैं? थोड़ा सा सुन लो क्यों बनाने पड़ते हैं। जैसे आपके यहाँ ना हर चीज में कोरम चलता है। कोरम, कोरम का मतलब कम से कम कितने प्रेजेंट हो। हिंदी में कहें तो गणपूर्ति। आप अब तक पढ़ के आए, कितनी होती है गणपूर्ति? 1/10। यहाँ 3 जजेस को कह दिया इनका कोरम है, यानी कार्यवाही करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ जजेस कितने होने चाहिए? 3। कभी कभी ऐसा होता है
कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस का काम बटा होता है, सारे जजेस एक जगह नहीं बैठते, सबके काम बटे होते हैं। किसी कारण से मान लीजिए आज की डेट में अगर 25 जजेस हैं तो 3-3 के ग्रुप्स को अलग अलग काम दे रखा है। 3 6 18, 3 7 21। मान लो 7 ग्रुप बना रखे हैं, 7 कोई अलग अलग के अध्यक्ष बना दिए, किन्हीं कारणों से अलग अलग हो गए। अब 3-4 बच गए बस। उन 3-4 में से एक तो चीफ जस्टिस है, ये तो हर टाइम अवेलेबल रहेगा, और मान लीजिए अब उनमें से एक को कोई और काम दे के 2 ही जज हैं, तो अब गणपूर्ति कहाँ से पूरी होगी? गणपूर्ति कम से कम कितने की चाहिए? 3। तो इस कंडीशन में अगर लगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि हमें कोई काम करना है और इन सब का काम जो है वो मैंने बहुत ज्यादा पहले ही दे रखा है, अब ये लोग नहीं बुला सकता मैं अपने काम पे, तो उस कंडीशन में ये राष्ट्रपति को कहेगा कि सर वर्कलोड बहुत ज्यादा है, काम बहुत ज्यादा है और हमें एडहॉक पे जज लगाने पड़ेंगे। तो राष्ट्रपति कहेगा ठीक है, आपका काम है, आप देखिए, भाई हमें तो संचित निधि से पैसा देना है, तनख्वाह देनी है। उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई जो हाई कोर्ट से या तो रिटायर हुए हो या सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए हो, अब ये घर बैठे हैं लेकिन एक्सपीरियंस्ड है, इनकी नॉलेज बहुत ज्यादा, इनको बुला लेगा और राष्ट्रपति को कहेगा सर ये आदमी उस हाई कोर्ट से इतने साल काम करके रिटायर हुआ है और मुझे इसकी जरूरत है, अपने यहाँ एडहॉक पे रखेंगे। तो राष्ट्रपति कहेगा ठीक है रख लो, गणपूर्ति नहीं हो रही, हमारा काम नहीं चल रहा। उस कंडीशन में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस को जब सुप्रीम कोर्ट में काम पे रख लिया जाता है तो क्या कहलाते हैं वो? कुछ टाइम बाद इनको हटा भी देते हैं, ऐसा नहीं कि जिंदगी भर चलेंगे, लेकिन भाई 6 महीने 8 महीने वर्कलोड को कम करने के लिए कौन से लगा लिए जाते हैं? एडहॉक। सेम ऐसा ही काम हाई कोर्ट करता है, लेकिन वो एडहॉक ना कह के कहता है मैं एडिशनल जज रखवाऊंगा। आप किसी भी हाई कोर्ट को आज जाके लिस्ट क्लिक करके देखना, हर एक में एडिशनल जज मिलेंगे, चाहे कोई भी है, हरियाणा है, चंडीगढ़ है, जहां भी आप देखेंगे हर एक ने एडिशनल रखे हुए हैं। एडिशनल जजेस और एडहॉक जजेस दोनों परमानेंट जज नहीं है। परमानेंट जजेस तो हमें पता ही है कि 1+ या तो क्वेश्चन मार्क वाली या 1+33, जहां कहीं क्या पूरी ना हो रही हो गणपूर्ति, वहां चाह के, या मान लीजिए उतने जजेस है ही नहीं, अब आज सुप्रीम कोर्ट में कह तो रखे 33 पर 33 थोड़ी है, कितने हैं टोटल? सीजेआई समेत 25 बना रखे हैं, यानी कितनी सारी सीट वैकेंट है ना, तो ऐसे में क्या बनवा लेगा ये? एडहॉक जजेस बनवा लेगा, मना नहीं करेगा। 33 भरे होंगे तो एडहॉक कभी नहीं बनेंगे, टोटल सीट खाली होने पर एडिशनल बनते हैं। फटाफट से टिक कर लो। तदर्थ न्यायाधीश, ये काम का पॉइंट है, वहां समझ में नहीं आएगा आधों को। एडहॉक इंग्लिश में कर लो एडहॉक, इसमें फटाफट पढ़ेंगे। यदि किसी समय सुप्रीम कोर्ट के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए न्यायाधीशों की गणपूर्ति ना हो, टिक कर लो, गणपूर्ति कोरम ना हो, भारत का सीजेआई राष्ट्रपति की सहमति और संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में काम करने का अनुरोध कर सकता है। क्या सैलरी मिलेगी इन लोगों को? और क्या बिना सैलरी के कौन काम करने लगा? नेक्स्ट चेक करना, सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की नियुक्ति का प्रावधान जो है फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। तो ये एडहॉक जजेस किससे आपने देख के सीख लिए, लेकिन आपने न्यायपालिका किससे सीखी है? अमेरिका। लिख लो यहाँ, न्यायपालिका अमेरिका से, न्यायपालिका अमेरिका। पर एडहॉक जजेस पूछेंगे, अब जो पढ़ के नहीं जाएगा ना वो इसी में फंस जाएगा। मान लो 4 पॉइंट बना के देंगे, कहेंगे एडहॉक जजेस की प्रेरणा या संकल्पना हमने अमेरिका से ली है, तो ये गलत हो गया। एडहॉक किससे लिया? फ्रांस। बाकी पूछे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का काम, जिम्मेदारी, सारा प्रोसेस, वो अमेरिका से। नेक्स्ट चेक करना, तदर्थ न्यायाधीश केवल सुप्रीम कोर्ट में ही नियुक्त किए जाते हैं, हाई कोर्ट में नहीं। तो हाई कोर्ट में कौन होते हैं? एडिशनल। लिख लो यहाँ, वहां एडिशनल जजेस होते हैं। अब मुझे बताओ एडिशनल जजेस की नियुक्ति कौन करेगा? जो हाई कोर्ट का जज कर रहा था कौन था वो? राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति सबकी नियुक्ति, लेकिन परमिशन किसकी होगी वहां? राज्यपाल की और वहां के चीफ जस्टिस की। नेक्स्ट चेक करना, सुनाई नहीं पड़ा, कितने टाइम पीरियड के लिए? कोशिश तो करते हैं 2 साल से ऊपर ना जाए इनका टाइम पीरियड, लेकिन वो डिपेंड करता है अगर कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है। वैसे तो ना ज्यादातर तुम खुद एक बार दिमाग से सोचो, ये सब घर बैठे हैं तो इनकी उम्र कितनी मिलेगी कम से कम? ये 20 साल तक तो नौकरी वैसे भी नहीं कर सकते, ये तो 6 महीने के लिए आ गए, 8 महीने के लिए, 2 साल मैक्सिमम है, उससे ज्यादा नहीं लिखा हुआ। क्या था? हाँ नहीं ठीक है, तो 2 साल मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं रखते, नहीं लेते हैं। वैसी शपथ नहीं होती, मतलब
अपने लोकल इस लेवल पे ले लेंगे, राष्ट्रपति को इतना टाइम नहीं है ना, एडिशनल बहुत ज़्यादा है आपके देश में। जल्दी से इसको पूरा कर लेते हैं टॉपिक को। गण पूर्ति पे पहुंचे हम। अगला पॉइंट देखो, सुप्रीम कोर्ट की बैठक हेतु आवश्यक गण पूर्ति संख्या कितनी है? 3, टिक कर लो 3। किसी भी विषय पर राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए न्यूनतम 5 न्यायाधीशों की बेंच और अन्य अपीलीय मामलों में 3 की बेंच। अब पेपर में आ जाएगा राष्ट्रपति को सलाह देनी है तो कितने जजेस चाहिए? 5। बाकी कोई भी काम है तो 3, 7 की, 9 की, 11 की और 13 की बेंच हमने सुन रखी है। आज तक सबसे बड़ी बेंच 13। 1973 केशवानंद भारती मामला किससे जुड़ा था? ये मौलिक अधिकारों, मौलिक अधिकार। तो इतना बड़ा पॉइंट था, कितने जजेस बनाने पड़े? ये सन याद करो, इंदिरा गांधी जब बहुत ज्यादा सुप्रीमो बन रही थी ना, भाई मैं ही मैं हूं, ये वो टाइम था जब इंदिरा गांधी ने क्या किया, देखो मेन चीफ जस्टिस को ना बना के अपनी मर्जी का आदमी कुर्सी पर बैठाया, तब ये मामला बहुत उछला था। कितने जजेस बनाने पड़े थे? 13। मिनिमम कितने जजेस बनाने पड़ते हैं? 3। और अगर राष्ट्रपति को सलाह देनी है तो 5, क्योंकि राष्ट्रपति का मामला बड़ा होता है। जल्दी से इसको टिक कर लो आगे। 3 की बेंच होना जरूरी है। यहाँ लिख लो, सबसे बड़ी बेंच 1973 में बनी थी 13 जजेस की, और तुम्हारा ये आरक्षण का जो मामला था इसमें कितनी बनी थी? 11 जजेस की बेंच बनी थी, जो 1991 का मामला था। चलो बस आज का लास्ट पढ़ लेते हैं, संरचना वाला टॉपिक, फिर छुट्टी। पहला पॉइंट देखो, भारतीय संविधान एकीकृत न्यायिक व्यवस्था। फटाफट टिक करो, एकीकृत हो तुम, संघीय नहीं हो, कहीं वहां संघीय टिक कराओ। सेकंड पॉइंट टिक करो, भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर नीचे हाई कोर्ट, सबसे नीचे जिला और अधीनस्थ। नीचे देखो टेबल बने हुए हैं छोटे छोटे, जल्दी जल्दी पढ़ते जाना। भारत का सुप्रीम कोर्ट देखो, इसके फैसले, लगी तो नहीं किसी को? लग तो नहीं गया किसी को? ये बस ठीक है, कोई नहीं, उसका कुछ नहीं बिगड़ा, उसका कुछ नहीं बिगड़ना। चलो पहला पॉइंट देखो, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, किसी भी चीज का नुकसान कोई मैटर नहीं करता, इंसान का नुकसान मैटर करता, वो नहीं होना चाहिए। ये तो प्लास्टिक की चीजें फिर लग जाएंगी। चलो पहले देखो, पहला पॉइंट सुप्रीम कोर्ट। भैया बातचीत मत करो, देखो तुम्हारे बैच में चाह रही हूँ मैं पॉलिटिकल जल्दी से पूरा करा के मॉडर्न हिस्ट्री उठा ले, क्योंकि ना हिस्ट्री के, अब आज सर ने फिर से नीचे क्लास नहीं ली ना, आज सर ने सारे बड़े बड़े ब्यूरो चीफ्स को बुलाया था 11 बजे, वो ये अखबारों के हेड्स के साथ मीटिंग, और इसको बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसमें सर ने कहा भाई सब लोग इस बात को रोज उठाओ, क्योंकि दबा दिया वो मामला, आजकल कुछ नहीं आ रहा, आजकल फिर वही पुरानी बकवास आ रही है। तो अब परिमल सर ने उनको थोड़ा खिलाया पिलाया, ये कहा है भैया थोड़ा मामला तुम ऊपर रखो ताजा, ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये बड़ा मुद्दा है, वरना क्या होगा, ये दब के ऐसे हजारों मामले आते हैं, पता भी नहीं चलते, उनके कानों में जब जू रहेंगे कि जो सोचेंगे रोज लोग लिखते हैं, भाई रोज लोग पढ़ते हैं। अब तक भी आप ये देखो, आधिकारिक तौर पे न सीएम ने कोई बयान दिया और ना इस एचएसएससी के चेयरमैन ने, ये गलत है ना। पेपर जैसा आया खुल के या तो बोलो कि ठीक आया ताकि हम वो पढ़ लें, ना तो यूं बोलते कि ये गलत था, ना ये मानते कि आगे ठीक करेंगे। ऐसा कहाँ कहा है? लिखित चीज को आप थोड़ी मान लोगे। उन्होंने स्पष्ट आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्यों नहीं कहा अब तक कि हम पेपर आगे ठीक बनाएंगे? अखबार में 4 लाइन लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अखबार वाले खुद लिख दे अपनी तरफ से। लेकिन बड़ी बात ये होती है कि क्या सीएम या एचएसएससी के प्रधान ने ये बयान दिया है, उन्होंने कहीं किसी के सामने कहा है कि हम अगले पेपर को लीक नहीं होने देंगे और पेपर ऐसा बनेगा जो सिलेबस के अंदर से हो, तभी तो हम फ्री होंगे, हम सेटिस्फाइड होंगे। अब हिंदी 1 नंबर की नहीं आई, वो भैंस और गाय और जानवरों के क्वेश्चन 20 नंबर के, तो बेवकूफ़ी है। अब अगर ऐसा ही आए तो हम हिंदी क्यों पढ़ें? और अगर हिंदी आनी है तो फिर पढ़नी चाहिए। हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं था, पॉलिटिकल एक भी, जो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो एक कायदा पता क्या होता पढ़े लिखे स्टेट में? ऐसा केरल में होता ना तो वहां का सीएम तुरंत बयान देता, या उड़ीसा में होता, पढ़े लिखे लोग हैं वहां। आपके सीएम और ये सब सो गए हैं, किसी को कोई मतलब नहीं। अब फिर पेपर आएगा करंट अफेयर्स 2019 का, 21 में पूछने का क्या औचित्य है? और अगर तुमने पेपर, जैसे दलील दे रहे थे कुछ लोग कि ये पेपर पहले सेट हुआ होगा, अब पहले सेट हुआ तो बताते ना कि करंट अफेयर्स पुराना पढ़ना। एक आम आदमी कितना करंट पढ़ेगा? 6 महीने का ना। 3 साल पहले पेपर सेट करके तुम बैठ गए और अब तुम कह रहे हो जी हमने उस टाइम सेट किया इसलिए 19 के हैं। तो स्टूडेंट्स को कम से कम एक बार कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली बता देते ना कि पेपर 2 साल पहले सेट हो गया, तो हम करंट 19 का पढ़ते, 20 का पढ़ते, 21 का एक क्वेश्चन
आश्वासन नहीं दिया, तो कम से कम आपकी सरकार में इतना कानों में थोड़ा पड़े उनके कि लोग जागे, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। यही कारण तुम्हारी क्लास नहीं हो पाई आज। क्लासेस का फायदा तब है जब पेपर पास होंगे, वरना क्या फायदा पढ़ने पढ़ाने का। ये वेस्ट दिखता है अगर पेपर ना हो, पर मुझे लगता है सरकार थोड़ा सा फर्क पहचानेगी। अब लोग ना कॉन्शियस हो गए। 5-6 साल पहले पेपर लीक होते लोग सोचते क्या फर्क पड़ा, अब एक तो बड़ी तादाद है। कुछ लोग ये भी कह रहे थे पिछले पेपर लीक हुए उस पर क्यों नहीं बोला। बहुत बड़ी बात होती है, अगर 100 सीट है ना, तो मान लो 10,000 ने भर दिया, वो 10,000 इकट्ठे नहीं होते। अब लाखों लोग इकट्ठे थे, जब लाखों लोग इकट्ठे हैं ना, तो सरकार पे दबाव बनाना आसान है। अगर 10, 20, 50 लोग हैं, सरकार कुछ सुनती नहीं है, उनको लगता है क्या कर लेंगे। तो जितनी ज्यादा बड़ी संख्या होगी विरोध में, उतना ज्यादा उनको लगेगा कि लोग हमारे विपक्ष में हैं, फिर शायद वो काम करेंगे। चलो जल्दी से बस आज का लास्ट पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट, अब बातचीत नहीं करो, फटाफट पढ़ लो इसको। इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं। ये हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या हाई कोर्ट के जज को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले आ सकता है? बिल्कुल। नेक्स्ट टिक करना, किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है सुप्रीम कोर्ट, किसी का भी। ये किसी एक हाई कोर्ट में चल रहे मुकदमे को दूसरे हाई कोर्ट में भिजवा सकता है, तो सारे काम कर सकता है अपनी मर्जी से। मामला मेरे पास ले आओ, दिल्ली हाई कोर्ट उठा के मामला चंडीगढ़ को दो, चंडीगढ़ का जज उठा के और कर्नाटक हाई कोर्ट में जाएगा। ये सब कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट पढ़ो, निचली अदालतों के फैसलों पर की गई अपील की सुनवाई। कौन सी निचली अदालतें? ये अधीनस्थ, छोटे सेशन और डिस्ट्रिक्ट। अगला पढ़ना, मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है। कितनी रिट है इसके पास? इसके पास 6 है, सुप्रीम कोर्ट के पास 5। यहाँ लिख लो जल्दी से, टोटल 6। आर्टिकल 226, टोटल 6 रिट्स में अगर पूछे सुप्रीम कोर्ट के ज्यादा पावर है या हाई कोर्ट? हाई कोर्ट। ये 6 क्षेत्र में रखता है। नेक्स्ट चेक करना, राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकता है। क्या ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मामले मंगवा सकता है अपने पास? और क्या, जैसे सुप्रीम कोर्ट किसके मंगवा सकता है? हाई कोर्ट के। अगला टिक करना, अपने अधीनस्थ अदालतों का ये सुपरविजन भी करता है और नियंत्रण भी करता है, सब पे नजर रखता है। जिला अदालत पे आ जाओ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करती है। निचली अदालतें, इससे भी नीचे कौन सी होती हैं फिर? ये बिल्कुल छोटे छोटे लोकल टाइप के कोर्ट्स। तो निचली अदालतों के फैसलों पर की गई अपील की सुनवाई करता है। गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला देता है। अगर इसने किसी को गंभीर जुर्म की सजा दी, मौत, तो क्या उसकी हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी? बिल्कुल लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट है अधीनस्थ न्यायालय, फौजदारी और दीवानी किस्म के मुकदमों पर विचार करती है। ये छोटे कोर्ट्स होते हैं। चलो बाकी कल पढ़ेंगे।